हेलो एवरीवन दोस्तों, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल लॉ विद ट्विंस। एंड आज की इस वीडियो में मैंने एक नया सब्जेक्ट चूज़ किया है जिसके ऊपर मैं लेक्चर्स बनाना शुरू करूँगा, जो कि है फैमिली लॉ। फैमिली लॉ में हिंदू लॉ भी आता है और मुस्लिम लॉ भी आता है, और फैमिली लॉ में बहुत सारे एक्ट्स आते हैं। हिंदू लॉ के अंडर भी, मुस्लिम लॉ के अंडर भी बहुत सारे टॉपिक्स आते हैं। तो सारी चीज़ों को एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे। आज की इस वीडियो में मैंने हिंदू लॉज के अंडर आने वाला एक एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 को चूज़ किया है। इसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊँगा। मेरे दोस्तों, इस एक्ट के ऊपर बढ़ने वाला ये पार्ट 1 होगा, और हो सकता है इस एक्ट पे 3, 4 या 5 भी पार्ट्स बनाने पड़ जाएं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप मेरी वीडियोस के हर एक पार्ट्स को देखें, ताकि आपको हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट के बारे में बिल्कुल भी टेंशन ना हो, आपका ये एक्ट बिल्कुल क्लियर हो जाए। मेरे दोस्तों, मैंने अपने इस चैनल पे हम ट्विन्स ब्रदर ने कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ, कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, लॉ ऑफ टोर्ट्स, सोशियोलॉजी और बहुत सारी जर्नल लॉज के रिगार्डिंग वीडियोस बनाई हैं। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ जाएं मेरे चैनल पर, वो वीडियोस जरूर देखें। दैट वीडियोस वुड प्रूव टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो मेरे दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। और आज के एक्ट का नाम है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। इंट्रोडक्शन के साथ टॉपिक को शुरू करूंगा मैं, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। तो मेरे दोस्तों, अगर आप एक्ट का नाम पढ़ते हो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, तो आपको नाम से पता चलता है कि ये एक्ट कहीं ना कहीं माइनॉरिटी से डील करता है और गार्डियनशिप से डील करता है। अर्थात इस एक्ट में जो प्रोविजंस दिए गए हैं वो बेसिकली माइनर्स के प्रोटेक्शन के लिए प्रोविजंस होंगे, और गार्डियन कौन होगा माइनर का, उसके रिगार्डिंग प्रोविजंस होंगे। गार्जियंस की पावर्स क्या होंगी, गार्जियंस कितने प्रकार के होंगे, ऐसे ऐसे प्रोविजंस आप इस एक्ट में पढ़ोगे। और हिंदू वर्ड यूज़ किया गया है, अर्थात ये एक्ट हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल होगा। ये तो आपको इस एक्ट के नाम पढ़ने से ही पता चल गया होगा। मेरे दोस्तों, अगर मैं बात करूँ हिंदू लॉ की, इफ़ आई टॉक अबाउट द हिंदू लॉ, देन दिस हिंदू लॉ वॉज नॉट द कोडिफाइड लॉ। ये कोडिफाइड लॉ नहीं था। हमारे पास 1950 से पहले, 55, 56 से पहले हमारे पास ऐसा कोई भी एक्ट नहीं था, ऐसा कोई भी कोड नहीं था जो हिंदुओं के लिए स्पेशल बनाया गया हो, और जो हिंदुओं में होने वाली मैरिज को रेगुलेट करता हो, हिंदुओं में होने वाली अडॉप्शन को रेगुलेट करता हो, हिंदुओं के बीच होने वाले जो हिंदू धर्म में मेंटेनेंस कौन करेगा, अडॉप्शन कैसे होगी, इन सभी चीज़ों को रेगुलेट करने वाला कोई भी एक्ट नहीं था। लेकिन 1950 के बाद क्या किया गया, बहुत सारे एक्ट्स बनाए गए। मैरिज को रेगुलेट करने के लिए हिंदू मैरिज एक्ट 1955 बनाया गया। अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस को रेगुलेट करने के लिए हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 बनाया गया। हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956 बनाया गया। हिंदुओं में प्रॉपर्टी कैसे आगे जाएगी, इसको रेगुलेट करने के लिए हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट बनाया गया, माइनॉरिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए 1956 में। अर्थात जब ये एक्ट्स बन गए तो हमारा हिंदू लॉ अनकोडिफाइड से कोडिफाइड की तरफ आने लग पड़ा, और बहुत सारे प्रोविजंस हिंदुओं में क्या हुए, कोडिफाइड हो गए। तो ये था थोड़ा सा छोटा सा जनरल सी बातें जो आपको पता होनी चाहिए। तो मेरे दोस्तों, अब मैं टॉपिक के ऊपर आता हूँ। नाउ आई एम कमिंग ऑन दिस टॉपिक। तो अगर मैं हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 की बात करूं, तो 1956 से पहले जब ये एक्ट बना, उससे पहले वी डिडंट हैव एनी काइंड ऑफ डेवलप्ड सिस्टम रिगार्डिंग द माइनॉरिटीज़ एंड गार्डियनशिप। हमारे पास हिंदुओं के अमंगस्ट हिंदूज़ की बात कर रहा हूँ कि हिंदुओं के बीच ऐसा कोई भी डेवलप्ड सिस्टम नहीं था जो कि माइनॉरिटीज़ या गार्डियनशिप को रेगुलेट कर सके। होता क्या था कि जो माइनर जो होता था घर में, ही वॉज डीम्ड टू बी अंडर द कंट्रोल ऑफ कर्ता। जो एक हिंदू ज्वाइंट फैमिली का कर्ता होता था, कर्ता मतलब हेड ऑफ फैमिली, जो हेड ऑफ फैमिली होता था हिंदू ज्वाइंट फैमिली का, उस हेड ऑफ फैमिली की प्रोटेक्शन के अंडर ही आता था हमारा माइनर के नेचुरल गार्जियंस कौन होंगे, टेस्टामेंट्री गार्जियंस कौन होंगे, कुछ पता नहीं था।
क्यों पता नहीं था? क्यों पता नहीं था? क्योंकि जो फैमिली का कर्ता था, जो सबसे बड़ा मेंबर होता था, वही माइनर का गार्जियन मान लिया जाता था, वही माइनर की प्रॉपर्टी की प्रोटेक्शन करता था, माइनर की प्रोटेक्शन करता था। तो हमारे पास 1956 से पहले माइनॉरिटीज को लेकर कोई भी डेवलप्ड सिस्टम नहीं था। और साथ में अगर बात की जाती है माइनर की, जो गुरुकुल में चला गया हो, गुरुकुल मतलब जिसने शिक्षा ग्रहण करने वो दूर गुरुओं के पास चला गया हो, उस गुरुकुल में जो गुरु होते थे उन गुरुओं को उस माइनर का गार्जियन मान लिया जाता था, उन गुरुओं को उस माइनर का प्रोटेक्टर मान लिया जाता है। गुरु लोग जो थे वो माइनर की प्रोटेक्शन करते थे। ये मैं आपको बात बता रहा हूँ 1956 से पहले की, जब हमारे पास अनकोडिफाइड लॉ था, हमारे पास एक डेवलप्ड सिस्टम नहीं था किसका, माइनॉरिटीज़ को रेगुलेट करने के लिए। माइनर का गार्जियन कौन होगा, कोई एक अच्छा सिस्टम नहीं था। लेकिन कर्ता को माइनर का गार्जियन माना जाता था, कर्ता रिस्पॉन्सिबल होता था माइनर की प्रोटेक्शन के लिए। उसी तरह जब माइनर गुरुकुल में चला जाता था तो वहां पे गुरुजन जो होते थे, दे वर डीम्ड टू बी प्रोटेक्टर एंड गार्जियन ऑफ द माइनर। बट विद द पैसेज ऑफ टाइम क्या हुआ, 1956 पे एक एक्ट पास हुआ जिसका नाम था हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। इस एक्ट के अंडर दिस एक्ट 13 सेक्शंस आर देयर, 13 सेक्शंस। ये एक्ट काफ़ी छोटा है, 13 सेक्शंस में है। 13 सेक्शंस इस एक्ट के अंडर है, जिन सेक्शंस के अंडर क्या किया गया, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप के बारे में अच्छे से बताया गया। कितने टाइप के गार्जियंस होंगे ये बताया गया इस एक्ट के अंडर। गार्जियंस कौन बन सकते हैं ये बताया गया इस एक्ट के अंडर। गार्जियन के पास क्या क्या पावर होगी माइनर के रिगार्डिंग ये बताया गया। और माइनर की प्रोटेक्शन में किस तरह से महत्वपूर्ण माइनर की प्रोटेक्शन को कैसे महत्वता दी जाएगी, इसके बारे में इस एक्ट के अंडर, इन सेक्शंस के अंडर बताया गया। आई होप आपको ये जर्नल से इंट्रोडक्शन समझ आ रही होगी। आज का ये लेक्चर जो होगा वो इंट्रोडक्शन को लेकर ही होगा। आज मैं इस एक्ट के प्रोविजंस को डील नहीं करूंगा, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि 1956 और 1956 के बाद, 1956 से पहले और 1956 के बाद क्या क्या चेंजेस आए, किस तरह के चेंजेस आए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें मेरी मोटिवेशन के लिए। आपके एक लाइक की वजह से मैं बहुत मोटिवेट होता हूं और मेरा मन करता है मैं और वीडियोस भी बनाऊं। तो प्लीज़ मुझे मोटिवेट करें, मुझे अपना साथ दें। अगर चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब अभी कर लें। तो आपको आई होप समझ आ गया होगा कि 1956 से पहले हमारे पास कोई वेल डेवलप्ड सिस्टम नहीं था जो हिंदुओं के बीच एप्लीकेबल हो। अगर मैं बात करूं 1890 में, तो एक 1890 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था गार्जियन एंड बार्ड एक्ट, गार्जियन एंड बार्ड एक्ट 1890 में एक एक्ट पास हुआ था जिसका नाम था गार्जियन एंड बार्ड एक्ट 1890। ये जो एक्ट था ये सेकुलर एक्ट था, ये सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता था, ये हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला ही एक्ट नहीं था। ये एक जर्नल लॉ बनाया गया था 1890 में गार्जियंस को लेकर, बार्ड को लेकर, माइनर को लेकर, पर ये एक्ट जो था वो अकेला हिंदुओं के लिए नहीं था। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि 1956 से पहले हिंदुओं के ऊपर एप्लीकेबल होने वाला कोई भी एक एक्ट नहीं था, लॉ नहीं था जो हिंदुओं को रेगुलेट करता हो। ये एक्ट जर्नल एक्ट था जो सभी के ऊपर एप्लीकेबल होता था। उसके बाद मेरे दोस्तों हुआ क्या, 1956 में ये एक्ट बन गया। इस एक्ट में 13 सेक्शंस आ गए और इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे चेंजेस आएंगे, इस एक्ट के माध्यम से बहुत सारे चेंजेस आएंगे। अगर मैं इस एक्ट की बात करूं तो ये जो एक्ट बना हुआ है, कौन सा एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956। दिस एक्ट इज इन एडिशन, ये एडिशन में है, इन एडिशन ऑफ गार्डियनशिप एंड बार्ड एक्ट 1890। ये जो एक्ट बना हुआ है हमारा, ये इस एक्ट के एडिशन में है, इस एक्ट के डेरोगेशन में नहीं है। डेरोगेशन मतलब ऐसा नहीं है कि ये एक्ट आ गया तो इस एक्ट ने इस एक्ट को ख़त्म कर दिया, नो। इस एक्ट के प्रोविजंस अभी भी एप्लीकेबल होते हैं। अगर मान लो किसी पॉइंट के ऊपर हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 साइलेंट है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 कुछ बोल नहीं रहा किसी पॉइंट के ऊपर, तो उस पॉइंट के ऊपर हम लोग
हिंदू हम लोग गार्डियन एंड बार्ड एक्ट 1890 का सहारा भी ले सकते हैं, इसकी भी हेल्प ले सकते हैं। मतलब ये एक्ट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ये जो एक्ट है इस एक्ट के एडिशन में ही हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 बना है। और दिस एक्ट हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 इज नॉट इन डेरोगेशन ऑफ गार्डियनशिप एंड बार्ड एक्ट 1890। आई होप आपको ये बात समझ आ रही होगी। अब मेरे दोस्तों आइए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि जो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट बना 1956 में, तो इस एक्ट के माध्यम से क्या क्या चेंजेस आए। चेंजेस केम आफ्टर द enactment of Hindu Minority and Guardianship Act 1956। हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956 के बाद क्या क्या चेंजेस आए, इस एक्ट के बाद क्या क्या चेंजेस आए, हम आज उसको पढ़ेंगे। अभी क्या क्या चेंजेस इस एक्ट के पास होने के बाद आए। तो सबसे पहला चेंज क्या आया, इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस और पोजीशन ऑफ द वुमेन। क्या हुआ, वुमेन के स्टेटस में, वुमेन स्टेटस वॉज इम्प्रूव्ड। मैं आपको बताऊंगा कैसे एक वुमेन का स्टेटस इंप्रूव हुआ। तो इस एक्ट के आने के बाद क्या हुआ मेरे दोस्तों, वुमेन का स्टेटस इंप्रूव हो गया। अब इस एक्ट के बाद हिंदू धर्म के अंडर एक मदर जो वुमेन होती है, एक मदर, वो भी नेचुरल गार्जियन थी, नेचुरल गार्जियन है। फादर नेचुरल गार्जियन माना जाता है अपने लेजिटिमेट बच्चों का, उसके बाद मदर नेचुरल गार्जियन मानी जाती है अपने लेजिटिमेट बच्चों की। मैं आपको बता दूं कि इस एक्ट के आने से पहले हिंदुओं के अंडर, इस एक्ट के आने से पहले क्या था कि अगर फादर नेचुरल गार्जियन बन जाता था, अगर फादर नेचुरल गार्जियन होता था, तो फादर अगर अपनी विल बना दे और विल में वो किसी पर्सन को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दे, तो फादर के मरने के बाद जिस पर्सन को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट किया गया होता था वो गार्जियन बन जाता था उस माइनर का, और मदर चाहे जीवित हो पर फिर भी नेचुरल गार्जियन नहीं बन पाती थी। मैं आपको बात बता रहा हूँ 1956 से पहले की, जब ये एक्ट नहीं बना था उस टाइम क्या था कि फादर की पावर ज़्यादा थी। अगर फादर जो था वो नेचुरल गार्जियन होता था, और अगर फादर ने अपने जीते जी किसी को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर दिया, तो फादर के मरने के बाद वो टेस्टामेंट्री गार्जियन केम इनटू इफेक्ट, and that testamentary guardian became the guardian of minors property and minor as well. Mother was not able to become the natural guardian of her legitimate children after the death of father. If father appoints the testamentary guardian. लेकिन मेरे दोस्तों 1956 के एक्ट के बाद, इस 1956 के एक्ट के बाद क्या है, अभी फादर अगर कोई बिल बना भी लेता है अपनी, और उस बिल के अंडर किसी को नेचुरल गार्जियन अपॉइंट कर भी देता है, किसी को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर भी देता है, तो भी वो टेस्टामेंट्री गार्जियन इफेक्ट में नहीं आता जब तक कि मदर जीवित है। मदर ही नेचुरल गार्जियन बनेगी आफ्टर द डेथ ऑफ फादर। और अगर मदर किसी टेस्टामेंट्री गार्जियन को अपॉइंट करती है और मदर का अपॉइंट किया हुआ टेस्टामेंट्री गार्जियन मदर के मरने के बाद इफेक्ट में आएगा। अगर फादर ने कोई किसी को अपॉइंट किया था वो इफेक्ट में नहीं आएगा। आई होप आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे। मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं ताकि आपको अच्छे से समझ आए। 1956 से पहले क्या था, 1956 से पहले क्या था, फादर नेचुरल गार्जियन माना जाता था बच्चे का। अगर फादर अपने जीते जी किसी भी व्यक्ति को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर देता था तो क्या होता था, फादर के मरने बाद वो टेस्टामेंट्री गार्जियन इफेक्ट में आ जाता था। मदर चाहे जीवित हो फिर भी गार्जियन नहीं बन पाती थी। लेकिन 1956 के बाद अब क्या हुआ है, अब अगर फादर ऐसा करे, किसी को टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करे, तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन कभी इफेक्ट में नहीं आता। अगर मदर जीवित है, मदर ही नेचुरल गार्जियन बनेगी। अगर मदर मर जाती है तो वो टेस्टामेंट्री गार्जियन जो फादर ने अपॉइंट किया था वो इफेक्ट में आ जाएगा।
लेकिन अगर मदर अपने जीवित होते होते नया टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट कर देती है तो फादर के जरिए अपॉइंट हुआ टेस्टामेंट्री गार्जियन कैंसिल हो जाएगा, मदर वाला नेचुरल गार्जियन टेस्टामेंट्री गार्जियन आगे आएगा। आई होप आपको ये चेंज समझ आ गया होगा जो 1956 के एक्ट में आया है। अब वुमेन का स्टेटस इंप्रूव हुआ है, मदर एक नेचुरल गार्जियन का, मदर को नेचुरल गार्जियन का स्टेटस बना है, मिला है, और फादर जो है वो मदर का नेचुरल गार्जियन का स्टेटस खत्म नहीं कर सकता, टेस्टामेंट्री गार्जियन अपॉइंट करके अपने जीते जी। दूसरा जो आप पॉइंट इसमें लिखोगे, दूसरा जो पॉइंट आप इसमें लिखोगे वो लिखोगे चेंजेस रिगार्डिंग द डी फैक्टो गार्जियंस पावर, चेंजेस रिगार्डिंग द पावर ऑफ डी फैक्टो गार्जियन। मेरे दोस्तों इस नए एक्ट के माध्यम से क्या हुआ है, जो डी फैक्टो गार्जियन है, डी फैक्टो गार्जियन की पावर्स में बहुत चेंजेस आए हैं। 1956 से पहले क्या होता था, डी फैक्टो गार्जियंस की पावर बहुत वाइडर थी। पहले डी फैक्टो गार्जियन होता क्या है वो समझ लें। डी फैक्टो गार्जियन का मतलब है एक ऐसा गार्जियन जो माइनर की प्रॉपर्टी की केयर बहुत टाइम से कर रहा हो, फिर आगे वो क्या होता है उसका गार्जियन बन जाता है माइनर की प्रॉपर्टी का। अगर एक व्यक्ति किसी की प्रॉपर्टी की केयर बहुत लंबे टाइम से कर रहा है तो उसका गार्जियन बन जाता है, डी फैक्टो गार्जियन उसको बोलते हैं, बाई फैक्ट वो गार्जियन बन जाता है। और माइनर के प्रॉपर्टी केयर करने वाले डी फैक्टो गार्जियंस की पावर बहुत ज़्यादा थी माइनर की प्रॉपर्टी को लेकर 1956 से पहले। लेकिन जब ये एक्ट पास हुआ, कौन सा एक्ट, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट 1956, इस एक्ट के अंदर जो डी फैक्टो गार्जियन था उसकी पावर को बहुत लिमिट कर दिया। अब ये डी फैक्टो गार्जियन माइनर की प्रॉपर्टी के साथ डील नहीं कर सकता था। हम आगे जब सेक्शंस पढ़ेंगे, सेक्शन 11, उसमें ये अच्छे से हम डिस्कस करेंगे। आई होप आपको दूसरा पॉइंट भी समझ आ गया होगा। तीसरा पॉइंट जो आप लिखोगे, तीसरा जो चेंज आपको पता होना चाहिए कि क्या चेंज आया इस एक्ट के बाद, तो वो आप लिख सकते हो, एक्ट also limits the power of natural guardian regarding the dealing with property of natural guardian। तो मेरे दोस्तों इस एक्ट ने, कौन से एक्ट ने, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट ने क्या किया, जो माइनर थे, जो नेचुरल गार्जियन होता है, नेचुरल गार्जियन माइनर का, उसकी पावर को भी लिमिट कर दिया। नेचुरल गार्जियन जो था वो माइनर की प्रॉपर्टी से अब जैसे भी कैसे खुद अब इमरजेंसी से डील नहीं कर सकता। अगर कोई नेचुरल गार्जियन है, उसके पास माइनर की प्रॉपर्टी है और वो प्रॉपर्टी से डील करना चाहता है तो उसे कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी, तभी वो डील कर सकता है। मॉर्टगेज, सेल या कुछ भी ऐसा करना है, हम सेक्शन 8 पढ़ेंगे। सेक्शन 8 में आपको बताऊंगा कितने कितने चेंजेस अभी आ गए हैं। तो आप ये समझ लो फिलहाल के लिए कि इस एक्ट के माध्यम से जो हमारा नेचुरल गार्जियन था उसकी पावर में भी काफ़ी चेंजेस आए हैं, उसकी पावर को भी काफ़ी लिमिट किया गया है इस एक्ट के माध्यम से। आई होप आपको ये बातें समझ आ रही होंगी। फोर्थ पॉइंट जो आप लिख सकते हो कि ये एक्ट जो है वो हमें ये बताता है कि एक व्यक्ति नेचुरल गार्जियन या टेस्टामेंट्री गार्जियन खत्म हो जाएगा अगर वो हिंदू नहीं हुआ और अगर वो सन्यासी बन गया, रिनाउंसिएशन ऑफ वर्ड उसने कर दिया, उसने इस वर्ड को रिनाउंस कर दिया, या फिर वो सन्यासी बन गया, या फिर वो हिंदू धर्म से कन्वर्ट हो गया, तो वो गार्जियन नहीं रहेगा। मेरे दोस्तों ये जनरल इंट्रोडक्शन थी हमारे इस एक्ट की, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्डियनशिप एक्ट, जो माइनॉरिटीज एंड गार्डियनशिप को रेगुलेट करता है। 1956 में एक्ट बना था, उससे पहले का सिनेरियो अलग था, हमारे पास डेवलप्ड सिस्टम नहीं था, उसके बाद हमारे पास अब डेवलप्ड सिस्टम बना है। इसमें जो भी चेंजेस आए मैंने आपको बताए। मेरे दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ये पार्ट 1 था, अगले पार्ट में डिस्कस करेंगे हम कुछ महत्वपूर्ण सेक्शंस।